हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट टैक्सेस। माई सेल्फ सीए मनोज गुप्ता। और आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे जीएसटी इनवॉइस के रिगार्डिंग वो 10 महत्वपूर्ण बातें जो आपको पता होनी जरूरी है। जीएसटी इनवॉइसेस के रिगार्डिंग काफी सारी बातें हैं जिनको लेकर लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं कंफ्यूजन्स को दूर करने वाले हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए अगर आप जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स पाना चाहते हैं। शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। जो सबसे पहली बात है कि जीएसटी लॉ के तहत किसी भी इनवॉइस का प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं दिया गया है। दैट मीन्स जो टैक्स पेयर है वह अपने अकॉर्डिंग अपने इनवॉइस का फॉर्मेट डिजाइन कर सकता है। देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ जीएसटी इनवॉइस अंडर जीएसटी लॉ। All GST taxpayers are free to design their own invoice format। जो सबसे पहली बात जिसको लेकर अक्सर लोगों में कंफ्यूजन रहता है कि जीएसटी लॉ के तहत बताए गए फॉर्मेट में ही हमें जीएसटी इनवॉइस प्रिंट कराना चाहिए, तो जीएसटी लॉ में कोई भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं दिया गया है। आप अपने अकॉर्डिंग अपना इनवॉइस फॉर्मेट कस्टमाइज कर सकते हैं और जो आपको फॉर्मेट अच्छा लगता है उस फॉर्मेट को अडॉप्ट कर सकते हैं। जो दूसरी बात है, जीएसटी लॉ में भले ही कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं दिया गया है, टैक्स पेयर अपने अकॉर्डिंग अपना फॉर्मेट चूज कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद जीएसटी लॉ में कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं और उन प्रोविजंस के तहत कुछ पर्टिकुलर्स फील्ड आपको अपने इनवॉइस में रखने जरूरी हैं। तो आप भले ही जीएसटी इनवॉइस का फॉर्मेट अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बातें आपको अपने इनवॉइस में मेंशन करनी जरूरी है, जैसे कि इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, नेम ऑफ कस्टमर, एड्रेस ऑफ द कस्टमर, कस्टमर जीएसटी नंबर, प्लेस ऑफ सप्लाई, एचएसएन कोड, सर्विस अकाउंटिंग कोड, आइटम्स डिटेल, टैक्सेबल वैल्यू, अमाउंट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स एंड सिग्नेचर ऑफ द सप्लायर। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको इनवॉइस में मेंशन करनी जरूरी है। तीसरी बात है जीएसटी इनवॉइस को इशू करने के रिगार्डिंग। अगर आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं तो ऐसे में आपको जो जीएसटी इनवॉइस है वह डिलीवरी करने से पहले या एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स आपको जीएसटी इनवॉइस इशू करना जरूरी है। लेकिन सर्विसेज के केस में ऐसा नहीं है। सर्विसेज के केस में जब आप सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं उसके विद इन 30 डेज तक आप जीएसटी इनवॉइस इशू कर सकते हैं। The time period prescribed for issuing is different for goods and services. For goods, it is at the time of removal or any time before its delivery, and for services, it is within 30 days from the date of supply of services. नंबर 4 पर जो ऑलरेडी हम अपनी एक वीडियो में मेंशन कर चुके हैं, अगर आप एक स्मॉल टैक्स पेयर हैं और स्मॉल रिटेलर हैं और आपकी जो ट्रांजेक्शन्स हैं वह 200 रुपीज से कम है, तो ऐसे में आपको 200 रुपीज से कम की वैल्यू के लिए बार बार इनवॉइस जनरेट करना जरूरी नहीं है। आप पूरे दिन के लिए एक कंसोलिडेट इनवॉइस इशू कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए दो बातों का होना जरूरी है। नंबर 1, जो सामने वाला व्यक्ति है जिसको आप सप्लाई कर रहे हैं वह अनरजिस्टर्ड होना चाहिए, और दूसरा, अगर वह कहता है उसको इनवॉइस की जरूरत नहीं है तो ऐसे में ही आप कंसोलिडेट इनवॉइस इशू कर सकते हैं। स्मॉल टैक्स पेयर्स लाइक स्मॉल रिटेलर्स doing a large number of small transactions for up to value of rupees 200 per transaction to unregistered customers need not issue invoice for every such transaction. They can issue one consolidated invoice at the end of the day for all the transactions done during the day. However, they should issue the invoice where the customer so demands. तो अगर कस्टमर डिमांड करता है उसको इनवॉइस चाहिए तो ऐसे में आपको इनवॉइस देना होगा। नंबर 5, जैसा कि हम सब जानते हैं, अगर हम कोई भी गुड्स ट्रांसपोर्टर के जरिए कस्टमर को भेजते हैं तो ऐसे में इनवॉइस की एक कॉपी ट्रांसपोर्टर को भी दी जाती है। बहुत सारे केसेस में ट्रांसपोर्टर के द्वारा वह कॉपी गुम कर दी जाती है या फिर किसी वजह से वह इनवॉइस कॉपी काम की नहीं रहती है, तो ऐसे में कई बार हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है और रास्ते में अगर माल कहीं पर चेकिंग के लिए रोक लिया जाता है तो बहुत मुसीबत हो जाती है। तो यहाँ पर जीएसटी लॉ के तहत फैसिलिटी दी गई कि आप ऑनलाइन अपने इनवॉइस को अपलोड करके इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट कर सकते हैं। उस केस में जो ट्रांसपोर्टर है
उसको पेपर इनवॉइस की जरूरत नहीं होगी, वह इनवॉइस रेफरेंस नंबर से भी गुड्स की मूवमेंट करा सकता है। In normal circumstances, one copy of invoice is required to be carried by the transporter. However, GSTN provides a facility to obtain an invoice reference number, and if a taxpayer has generated his number, his goods need not to be accompanied by paper invoice during transportation. This mechanism helps to address frequently reported problems like paper invoices getting misplaced, torn, or lost in the course of transportation. इसके लिए आपको ई-वे बिल पोर्टल पर GST INV01 फॉर्म के तहत अपना इनवॉइस अपलोड करना होगा और यह अपलोडेड इनवॉइस 30 डेज के लिए वैलिड रहेगा। पॉइंट नंबर 6 जो कि बात करता है HSN कोड्स की। तो अगर आप एक स्मॉल टैक्स पेयर है और आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो ऐसे में आपको GST इनवॉइसेस पर कोई भी HSN कोड मेंशन करने की जरूरत नहीं है। In order to keep compliance burden low for small taxpayers, GST law provides that taxpayer with annual turnover of up to rupees 1.50 crore need not mention the HSN code of the goods in the invoices. Point number 7, GST law के तहत कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में यह छूट दी गई है कि उनको इनवॉइस नंबर, एड्रेस ऑफ द कस्टमर मेंशन करने की जरूरत नहीं है। Keeping in the view the large number of transactions in the banking, insurance, and passenger transport sector, taxpayers need not mention the address of the customer and the serial number in their invoices. इन सभी सेक्टर्स में बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो इनवॉइस है उस पर इनवॉइस नंबर और एड्रेस ऑफ द कस्टमर का होना जरूरी नहीं है। पॉइंट नंबर 8, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें गुड्स सेल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह लेकर जानी होती है, लेकिन उस टाइम पर हमें यह नहीं पता होता है कि एक्चुअली सेल कितनी होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप ब्रेड लेते हैं या फिर मिल्क लेते हैं, मिल्क पैकेट जो होता है, जब सप्लायर्स रिटेलर शॉप पर जाता है तो एट दैट टाइम उसको नहीं पता होता है कि शॉप के द्वारा उससे कितने पैकेट परचेज किए जाएंगे। तो ऐसे में जब तक उसको एक्चुअल सेल का नहीं पता चलता तब तक वह डिलीवरी चालान के जरिए गुड्स की मूवमेंट कर सकता है। Where the goods are transported for delivery but quantity to be supplied is not known at the time of removal, the goods may be removed on delivery challan and invoice may be issued after delivery. Point number 9, अगर आप कोई भी इनवॉइस इशू करते हैं जिसकी अमाउंट 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो ऐसे में आपको भी रेसिपिएंट है उसका नेम, उसका एड्रेस और स्टेट, यह तीनों चीज मेंशन करनी जरूरी है। इफ इनवॉइस अमाउंट इज मोर देन ₹50,000 एंड इफ ही इज अनरजिस्टर्ड देन इट इज मैंडेटरी टू मेंशन द नेम, एड्रेस, स्टेट ऑफ द रिसीवर ऑन द इनवॉइस। पॉइंट नंबर 10 बेसिकली रिवर्स चार्ज के केस में एप्लीकेबल होता है। अगर आप किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करते हैं और आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हैं तो ऐसे में आपको सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 के तहत अंडर रिवर्स चार्ज टैक्स पे करना पड़ सकता है। फिलहाल के लिए यह प्रोविजन डेफर किया गया है। जब तक यह एप्लीकेबल नहीं होता है तब तक आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन जैसे ही यह एप्लीकेबल होगा तो ऐसे में आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से जब भी परचेज करेंगे तो आपको स्वयं ही टैक्स इनवॉइस इशू करना होगा। उस टैक्स इनवॉइस के बेस पर ही आप जब अंडर रिवर्स चार्ज टैक्स पे करेंगे तो आफ्टर दैट उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाएंगे। इफ द टैक्स पेयर परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन देन ऑल्सो टैक्स इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड टू हिम। The taxpayer has to prepare 3 copies of invoice, one for purchaser, second for transporter, and third for supplier. Similarly, person supplying services has to make 2 copies of the invoice, one for service receiver and second for self. फ्रेंड्स, ये वो 10 बातें थी जो इनवॉइसेस के रिगार्डिंग आपको पता होनी जरूरी है। आई होप हमारी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल अबाउट टैक्सेस।